गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके परीक्षा पैटर्न पर जो प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। आप इसको लिखिए, पढ़िए और बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को आप लिख के रखिए और याद रखिए। आगे का जो MTS CGL के जो एग्जाम जुलाई में होने वाले हैं, इन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं। 2018 से 22 के दौरान भारत को सबसे ज्यादा हथियार किसने बेचे हैं, ये प्रश्न बना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, आप सभी लोगों को लगभग पता होगा कि भारत को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला जो देश है वो है रूस। और बहुत सालों से सबसे ज्यादा हथियार निर्यात, लेकिन वर्तमान समय में रूस से हथियार जो है, हथियार का निर्यात, हथियार जो है रूस जो भारत को बेचता है उसमें कमी आई है। लगभग 2018 के पहले 64% से 65% के आसपास रूस से हथियार भारत खरीदता था, जो कि घटकर अब 45% हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा हथियार जो है रूस से ही लेता है भारत। तो एक नंबर पर रूस आ जाएगा, जबकि 2 ऑप्शन में है। और उसके बाद जो है पहले अमेरिका हुआ करता है दूसरे नंबर पर, लेकिन अब जो है फ्रांस आ गया है दूसरे नंबर पर। भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे नंबर पर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रूस, फ्रांस और अमेरिका का ये उत्तर होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। भारत को 2018 से 22 के दौरान सर्वाधिक हथियार जो है ना निर्यात करने वाले देश हैं रूस, फ्रांस और अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अगर इसके बाद देखा जाए रूस, फ्रांस और अमेरिका के बाद, तो रूस, फ्रांस और अमेरिका के बाद हथियार भारत को बेचने वाले जो देश हैं वो जो है, उसके बाद आ जाएगा इजराइल, चौथा हो जाएगा इजराइल। अगर यहाँ पे इजराइल लिख दिया, इजराइल, तो आपको ये चौथा देश है जो भारत को सर्वाधिक हथियार जो है बेचता है, उसको देता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं, है ना? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। दुनिया में पांच सर्वाधिक हथियार निर्यातक, सर्वाधिक हथियार निर्यातक, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले निर्यातक देश, है ना? ये आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा अमेरिका, अमेरिका के बाद आएगा रूस, रूस के बाद चीन, रूस के बाद आ जाएगा चीन, रूस के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। फ्रांस, जर्मनी और चीन 5 सबसे बड़े क्या हैं ये हथियार निर्यातक देश। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन 5 सबसे बड़े हथियार जो है भारत को ये देते हैं, याद रखिएगा। आयातक देश कौन कौन से हैं? आयातक, 5 सर्वाधिक आयातक देश, हथियार आयातक देश, हथियार आयात करने वाले देश। पिछले बार सऊदी अरब था, इसमें 1 नंबर पे अब हो जाएगा भारत, सऊदी अरब आ जाएगा दूसरे नंबर पर, भारत, सऊदी अरब के बाद नंबर आएगा UAE, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब में UAE, चीन, ऑस्ट्रेलिया। ये 5 सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देश हैं। चीन निर्यात और आयात, चीन निर्यात में 5वां जबकि आयात में चौथा है। ये 5 सर्वाधिक। अतः भारत के सर्वाधिक हथियार आयात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो भारत का आयात इसी के दौरान 24% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 24% बढ़ा है ने भारत का जो है आयात जो हथियारों के लिए है। ये आप ध्यान रखिएगा हथियार आयातों में। अब जाने सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, याद रखिएगा 1966 में। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। तो सिपरी
इसका सिपरी का पूरा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका है, और इसकी जो स्थापना हुई सिपरी की 1966 में। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, यहां पर इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम में। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये जो विश्लेषण मैंने दिखाया है आप लोग इसको याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न जरूर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति रंग का प्रेसिडेंट कलर बोला जाता है, कर्टन रेजन अवार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट कलर, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट कलर, है ना, प्रेसिडेंट कलर। राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजन किसे प्रदान किया गया है? यह किया गया है INS द्रोणाचार्य को। यह पनडुब्बी है राष्ट्रपति का कर्टन रेजर पुरस्कार, इसको प्रदान किया गया है INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। INS द्रोणाचार्य, INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। INS द्रोणाचार्य, है ना, राष्ट्रपति रंग पुरस्कार। 16 मार्च 2023 को यह पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। INS द्रोणाचार्य को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह सम्मानित किया गया। सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो भारत के सर्वोच्च कमांडर जो है ना उनके असाधारण सेवा के लिए देते हैं, है ना। तो यह द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आप याद रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने दिया। INS द्रोणाचार्य को कर्टन रेजन पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने दिया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया उत्कृष्ट सेवा के लिए, उत्कृष्ट सेवा के लिए, सेवा के लिए, है ना। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, है ना, आप ध्यान रखेंगे, एक भारत के पुलिस विभाग को भी दिया जाता है। किसे दिया गया पिछला प्रेसिडेंट कलर अवार्ड? किस राज्य की पुलिस को, किस राज्य की पुलिस को, पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा पुलिस को अच्छे सेवा और सम्मान देने के लिए हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, जापान में आयोजित पहले बीर गार्जियन, है ना, जापान में आयोजित पहले बीर गार्जियन, है ना, ये पहली बार हुआ था बीर गार्जियन 2023 में। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बीर गार्जियन युद्धाभ्यास, ये वायु अभ्यास था। कौन सा था? वायु अभ्यास। पहली बार जापान में हुआ है। कहां हुआ है? जापान में हुआ है, एयरबेस पर, जापान के एयरबेस पर। और पहली बार हुआ इसलिए पूछा जाएगा। एक धर्म गार्जियन होता है जापान के साथ, और कौन सा होता है? धर्म गार्जियन। जापान के साथ, जापान के साथ धर्म गार्जियन भी होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भी भारत करता है ना, धर्म गार्जियन अभ्यास। जबकि अभी वायु अभ्यास वीर गार्जियन हुआ है, और नवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट हैं जिन्होंने इसमें क्या किया? विमान उड़ाया और इसमें भाग लिया। ये एक तरीके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अवनी चतुर्वेदी
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया है ना? प्रश्न पढ़ लीजिए। भारतीय तटरक्षक हिंद महासागर क्षेत्र की जो भी चुनौतियां हैं उसको चर्चा करने के लिए चौथे नंबर का कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव आयोजन कहां किया? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता इज द राइट आंसर। कोलकाता में किया है, आप लोग याद रखिएगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कोलकाता में किया गया, याद रखेंगे। और यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ये पूछा जाएगा प्रश्न, आप याद रखेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन 14 से 16 मार्च तक कोलकाता में इसका आयोजन किया। इंडियन कोस्ट गार्ड 14 से 16 मार्च, 14 से 16 मार्च तक, है ना, 2023 तक कोलकाता में इसका आयोजन किया। इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन के द्वारा किया गया। इसका चौथा संस्करण था। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों से संबंधित विषय पर चर्चा करने और राष्ट्र विरोधी तत्वों से खतरों से निपटना, सभी प्रदूषण प्रतिक्रिया, खोज और बचाव के लिए समुद्री नियंत्रण इत्यादि था। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया। भारत, श्रीलंका, मालदीव, इसका गठन यह पूछा जाएगा, गठन 2011 में इसके द्वारा भारत, श्रीलंका प्लस मालदीव के द्वारा, मालदीव द्वारा समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए यह किया जाता है। इस बार इसका आयोजन कोलकाता में हुआ है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा। हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी, क्या नाम है? GPT-4 की घोषणा किसने की है? याद रखना, गूगल, यूट्यूब, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओपन एआई, है ना। एक नई पीढ़ी के लिए जीपीटी मॉडल है। और जीपीटी क्या कहेंगे इसको? नए जीपीटी मॉडल। ओपन एआई ने भाषा मॉडल की नई पीढ़ी है, भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 को लॉन्च किया है। GPT-4 क्या है? इसको जीपीटी का पूरा नाम है जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफर। जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफर, जेनरेटिंग प्री ट्रेनिंग ट्रांसफर। ट्रांसफर, है ना, ये GPT-4 है, इसी का पूरा नाम है। जब भी पूछा जाए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। एआई, एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बोला जाता है। तो नई पीढ़ी का एक भाषा मॉडल है जिसको लॉन्च किया गया है ओपन एआई के द्वारा। और GPT-4 सैन फ्रांसिस्को स्थित ओपन एआई, ओपन एआई सैन फ्रांसिस्को में है। ओपन एआई कहां है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। ओपन एआई वहां स्थित है ना, याद रखिएगा आप। तो इसने एक नई भाषा मॉडल को विकसित कर लिया है। उपयोगकर्ता को रचनात्मक और तकनीकी लेखन से जुड़े असाइनमेंट को संशोधित कर सकता है, मॉडल, टेक्स्ट, ग्राफिक आदि पर काम कर सकता है। ये ओपन एआई 2022 में चैट जीपीटी नाम से एक नया चैटबॉट भी पेश किया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये गहरी सीखने की विधि है। GPT-4 क्या है? एक सीखने की विधि है जो लेखन उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करती है, जो किसी व्यक्ति के समान होती है। यह सीखने की विधि है ना, ये सीखने की विधि, सीखने की विधि है और मानव के सीखने की समान ही है।
तो ध्यान रखिएगा, इसने विकसित किया है। ये प्रश्न होगा, आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में तीसरे समुद्री ड्रैगन 2023 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? समुद्री 2023 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारत, रूस, जापान या यूएसए? समुद्री ड्रैगन 2023 का किसके द्वारा किया गया है? तो ये यूएसए के द्वारा, यूएसए के द्वारा किया गया है समुद्री ड्रैगन 2023। भारतीय नौसेना अमेरिका में यह आयोजित किया जा रहा है। 15 से 30 मार्च 2023 तक यूएसए नेवी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये इसका जवाब हो जाएगा यूएसए। भारतीय नेवी है ना, ये 15 से 30 मार्च तक आयोजित होगा। 15 से 30 मार्च तक आयोजित होगा समुद्री ड्रैगन अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। भारतीय नेवी, अमेरिकी नेवी, भारतीय नेवी और अमेरिकी नेवी है ना, इसमें भाग ले रही हैं, याद रखिएगा। तो ये समुद्री ड्रैगन किसका है? नेवी का एक अभ्यास है जिसमें भारतीय और अमेरिकी नेवी इसमें भाग लेंगे। हाँ, गुआम में, इसकी जो है गुआम में किया जा रहा है, अमेरिका के गुआम में। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के P-8 के साथ साथ भारतीय P-8I, जापानी आत्मसुरक्षा बल से P-1, रॉयल कैनेडियन वायुसेना से, है ना, इसमें जापान और कनाडा भी भाग ले रहे हैं। इसमें जापान और कनाडा भी भाग ले रहे हैं, याद रखिएगा, जापान और कनाडा, जापान प्लस कनाडा भी इसमें भाग ले रहे हैं। देखिए, अमेरिका के गुआम में इसका आयोजन, याद रखिएगा। सी ड्रैगन यह अमेरिकी नेतृत्व वाला एक बहुराष्ट्रीय वार्षिक अभ्यास है जिसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में संचालित किया जाता है। भारत अमेरिका के बीच और कौन कौन सा होता है अभ्यास? भारत और अमेरिका के बीच जो अभ्यास होता है वो होता है पासेक्स। कौन सा होता है? पासेक्स। भारत और अमेरिका के बीच जो अभ्यास अब देखेंगे जिसमें मिलेगा पासेक्स, भारत अमेरिका के बीच, भारत प्लस यूएसए, भारत यूएसए के बीच क्या क्या होता है? पासेक्स, यह अभ्यास होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं वज्र प्रहार। वज्र प्रहार थल सेना का है, वज्र प्रहार ये नौसेना का है, ये नेवी है और ये मिलिट्री है। कोप इंडिया, तीसरा कोप इंडिया। कोप इंडिया किसका है? ये एयरफोर्स का है, ध्यान रखिएगा। ये मिलिट्री, नेवी है ना। कोप इंडिया। रेड फ्लैग, एक भारत जो है अमेरिका के साथ जाता है रेड फ्लैग में भी। ये कई देशों का जो है अभ्यास है ना, रेड फ्लैग, ये बहुपक्षीय अभ्यास है। और एक होता है मालाबार। मालाबार में भी भारत और अमेरिका भाग लेते हैं। ये नेवी का है मालाबार। रेड फ्लैग भी आप देखेंगे वायुसेना और इसमें कई सेनाएं शामिल होती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये सब जो है यूएसए के साथ होता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो मनाया जाता है 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। मानव स्वास्थ्य में टीकों के महत्व के बारे में जानिए। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण, जिसे टीके भविष्य में एक ही रोगजनक द्वारा सामना किए जाने के विरुद्ध शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान। इसने खसरा, चिकन पॉक्स, टेटनस, रुबेला, पोलियो और हाल ही में कोविड-19 जैसी कई घातक बीमारियों के प्रसार को कम किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था। दो बूंद जिंदगी की जब कार्यक्रम शुरू किया गया था तब पहली बार
पहली बार 1995 में मनाया गया पोलियो टीकाकरण के साथ। पोलियो टीकाकरण के साथ 2 बूंद जिंदगी की जब शुरू किया गया था, याद रखिएगा 1995 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 में पश्चिम बंगाल का हावड़ा में आखिरी पोलियो का मामला सामने आया था। 27 मार्च 2014 भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त घोषित। 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ। पोलियो मुक्त घोषित, और किसने किया? WHO घोषित किया, WHO ने, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की गई है? सरसों और चने की खरीद की गई है। सरसों और चने की खरीद किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, है ना, राजस्थान में, है ना। इसका सही जवाब है राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान किस राज्य से? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान से सरसों और चने की खरीद की घोषणा की है। कि अब किसने? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा। मंत्री कौन है? मंत्री जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है मंत्री, है ना, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने घोषणा किया है कि राजस्थान से, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदा जाएगा। 15.19 लाख मीट्रिक टन सरसों, 15.19 लाख टन सरसों खरीद होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP, जिसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये तो सरसों खरीदा जाएगा। चना कितना खरीदा जाएगा? तो चना जो खरीदा 6.65 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा जाएगा। 6.65 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा जाएगा। तो दोनों का आंकड़ा ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान से खरीदे जाएंगे, याद रखेंगे। 90 दिनों तक खरीद चलेगी। चना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5335 रुपए प्रति क्विंटल, और सरसों का है 5450। सरसों का MSP क्या है? सरसों का MSP क्या है? तो सरसों का MSP है 5450। 50 प्रति क्विंटल, है ना। और चना का MSP 5335 प्रति क्विंटल है ना। इन दोनों का समर्थन मूल्य है इस बार के लिए, तो इसी पर ये खरीदा जाएगा, याद रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत दर है, किसानों को फसल खरीदती है, किसानों को उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है, याद रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना। चलिए, हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? ओवरऑल चैंपियन कौन बना? हरियाणा में आयोजित हुआ है और अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हुआ है 2023, अभी हुआ है, में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या छत्तीसगढ़? ओवरऑल चैंपियन कौन बना है ये बताना है। हरियाणा में जो हुआ है ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? ये 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हुआ। छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। छत्तीसगढ़ बना 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन। 26वीं था या 26वीं खेल प्रतियोगिता
इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है 11वीं बार चैंपियन बना, 11वीं बार चैंपियन बना है ना, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 26 में से 11 बार, तो यही 14 मार्च जो है जो हरियाणा के पंचकूला में आयोजित हुआ था। हरियाणा के पंचकूला में, कहां आयोजित हुआ था ये? हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा का पंचकुला में आयोजन हुआ। याद रखिएगा, हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था, जहां पर पदक 36वें खेल में छत्तीसगढ़ ने अपने निकटतम कर्नाटक को पछाड़ते हुए कुल 164 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। 5 दिनों तक खेल चला था। 164 पदक, छत्तीसगढ़ ने कितने जीते? 164 पदक जीता, पदक जीता। दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा था। 5 दिनों तक खेल चला। इसमें इंडोर खेलों में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, कैरम, चेस, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, गोल्फ के विभिन्न मुकाबले हुए। वन विभाग के आला अधिकारी से लेकर गार्ड तक के खेल आयोजन में भाग लिए। 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ की वन विभाग की टीम ने जम्मू कश्मीर को क्रिकेट में हराकर 7वीं बार स्वर्ण पदक भी जीता। तो ये सब याद रखेगा। 25वीं वन खेल प्रतियोगिता जो हुई थी वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। 25वीं जो हुई थी वो उड़ीसा में हुई थी। 124 कि 164? कर्नाटक को पछाड़ते कुल 164 पदक जीतकर पहला स्थान रखा, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहां किया है? एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? यह प्रश्न देखिए, एग्री यूनिफेस्ट का कहां किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। यह इसका उत्तर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में, है ना। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से, परिषद के सहयोग से किया है। इसको बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहयोग से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री फेस्ट का उद्घाटन किया। ये क्या है एग्री यूनी फेस्ट? बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक 5 दिवसीय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। एग्री यूनी फेस्ट 5 दिनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, था, है ना, जो बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनी फेस्ट कहा जा रहा है। 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों ने भाग लिया। 60 राज्यों के 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, इत्यादि के 2500 छात्रों ने भाग लिया, है ना, ध्यान रखिएगा। 2500 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया। 5 विषय संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच और ललित कला के 18 कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने क्या किया? 5 विषयों, छात्रों ने 5 विषयों, कौन कौन से? नृत्य, है ना। 5 विषय कौन कौन से थे इसमें? तो 5 विषय थे नृत्य, संगीत, साहित्य, नृत्य, संगीत,
साहित्य, रंगमंच, ललित कला। ललित कला का प्रदर्शन किया, ललित कला का प्रदर्शन किया। तो ये सारी काम इसमें हुए थे, आप याद रखिएगा। विभिन्न भारतीय संस्कृति को जोड़कर भारतीय कृषि को एकत्रित करने के उद्देश्य से 1999-2000 के दौरान यह जो अवधारणा किया जा रहा है, ये 1999 से 2000 के बीच शुरू किया गया था। तो यह शुरू हुआ 1999 और 2000 से इस तरीके के कार्यक्रम जो है किए जाता रहता है। बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, यहां पर किया गया है, कर्नाटक बेंगलुरु विश्वविद्यालय के द्वारा। तो याद रखिएगा सारी बातें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें।